हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। कनिष्ठ सहायक के लिए जो हमारी उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, आज उसका हम देखेंगे भाग 4। इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, वो ज़रूर देखें। और इससे पिछला वीडियो हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो उस वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। आगामी जो हमारी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, उसी के साथ साथ वीडियो बीपीडीओ परीक्षा, और जो 12 दिसंबर को एनटी की परीक्षा है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी वो सीरीज। तो पुराने वीडियो, प्रैक्टिस सेट, परीक्षावाणी की सीरीज और जिले वाली जो हमारी 9 वीडियो आ चुकी हैं, कुमाऊं के 6 जिले, गढ़वाल के 3 जिले हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और पीडीएफ और लिंक सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। और अगले वीडियो आप किस प्रकार के चाहते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आगामी वीडियो जो मैंने सोचे हैं, ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के बाद आपके लिए उत्तराखंडी इतिहास के वीडियो और हिंदी के जो, जैसे हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य, इससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं, तो वो भी कवर कराए जाएंगे, जिसमें जनसंचार के माध्यम, पत्रकारिता वाले नोट्स पूरे कराए जाएंगे। इसकी प्लानिंग चल रही है। और जो हमारे ये वन लाइनर सीरीज और एमसीक्यू सीरीज चल रही है, लगातार चलती रहेगी। 31 तारीख तक ये चलेगी कनिष्ठ सहायक के लिए, उसके बाद ये चलेगी हमारे वीडियो वीपीडीओ परीक्षा के लिए। तो लगातार ये सेशन फॉलो करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं, पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करें। तो पहला सवाल है आज का, खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे सभी लोग। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 उपबोलियां हैं, ये ज़रूर याद रखें आप लोग। तो उन्हीं उपभाषाओं में से किस उपभाषा के अंतर्गत हमारी खड़ी बोली आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। एक और पॉइंट आपको बता देते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। 5 बोलियां याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट है, अगला सवाल, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारे विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी और अंतिम ऑप्शन है बनवारी दास चतुर्वेदी। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का दूसरा सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी। अगला पॉइंट, अगला सवाल, आज का तीसरा सवाल, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, सरोज, अम्बुद या नीरज। हमें बताना है कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो पर्यायवाची से रिलेटेड भी हमारे यहाँ सवाल आते रहते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्बुद। अम्बुद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार बताइए। जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अंतिम ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। कुकुरमुत्ता के रचनाकार बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार बताइए। तो इसका राइट आंसर है चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 5वां सवाल, शुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन हमारे, मैं कई विद्वानों से मिला हूँ। दूसरा ऑप्शन है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तीसरा ऑप्शन है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। और अंतिम ऑप्शन है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। तो सही जवाब बताना है हमने। पांचवा सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। आपका बंटी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है हमारे, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास या कहानी। आज का हमारा छठा सवाल, आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो जल्दी से जवाब दे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज का हमारा छठा सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। ये एक उपन्यास है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 7वें सवाल की तरफ, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सटीक लोकोक्ति बताइए। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सटीक लोकोक्ति बताइए। हमारे ऑप्शन है, नेकी कर दरिया में डाल। अगला ऑप्शन है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अगला ऑप्शन है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अगला ऑप्शन है, ओखली में सिर दिया तो मसूल से क्या डरना। तो जल्दी से जवाब दें। आज का 7वां सवाल है हमारा। तो 7वें सवाल का सही जवाब है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 8वें सवाल की तरफ। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस कवि को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है? आज का 8वां सवाल है, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो 8वें सवाल का सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 9वां सवाल, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज का 9वां सवाल है, टिप्पण का उद्देश्य बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मामलों को नियमानुसार निपटाना। मामलों को नियमानुसार निपटाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के 10वें सवाल में, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन है हमारे, आई और री, ई और ओ। कौन सा मूल स्वर नहीं है? आज का 10वां सवाल है हमारा। तो जल्दी से जवाब दे सभी लोग। इसके बाद 10 सवाल और हैं। उसके बाद 50 से अधिक हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आई हमारा सही जवाब है। यह मूल स्वर नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 11वें सवाल की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद है। उत्पत्ति को स्रोत या इतिहास भी कहते हैं। तो हमारे पहला ऑप्शन है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। दूसरा ऑप्शन है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तीसरा ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और चौथा ऑप्शन है, रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और इसमें एक और शब्द आता है, याद रखें, संकर शब्द। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो विभिन्न भाषाओं के बने हुए शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के जब शब्द जुड़ते हैं तो संकर शब्द होते हैं। अगला सवाल है 12वां सवाल, निम्न में से एकार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन है हमारे गंगा, कर, धन, गुरु। एकार्थी शब्द बताइए। 12वां सवाल है। इसके बाद 8 सवाल और है हमारे, काफी महत्वपूर्ण सवाल। जल्दी से जवाब दे सभी लोग। 12वां सवाल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला सवाल देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 13वां सवाल आज का, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है हमारे परिपत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, या उपर्युक्त, या अनुस्मारक, या अनुस्मारक। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल भी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का 13वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 14वां सवाल, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है शून्यात्मक, वर्णात्मक, रोमन, या असिरो रेखात्मक। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है तो किस प्रकार की है, हमने बताना है। आज का 14वां सवाल हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णात्मक। वर्णात्मक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 15वां सवाल, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, या उपर्युक्त सभी। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। अभी इन तीनों शब्दों के अर्थ भी समझाए जाएंगे आपको, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के। पहले इस सवाल के जवाब दें। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है, तो इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब आपको बताते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे लिए जो कानून बनते हैं वो सभी हमारे विधायिका में बनते हैं। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाती है उनको लागू कराने का काम करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका जैसे सरकारी कर्मचारी, एक अस्थायी कर्मचारी जैसे मंत्री होते हैं, वो अस्थायी कर्मचारी हुए। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी। कार्यपालिका में भी अस्थायी कार्यपालिका वाले स्थायी कार्यपालिका वालों से काम कराएंगे। अब न्यायपालिका क्या काम करेगी? न्यायपालिका जो विधायिका ने कानून बनाया सबसे पहले देखेगी वो कानून सही है या नहीं है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो पहले ये जांच करी जाएगी। और दूसरा काम क्या करेगी? कार्यपालिका को जो दायित्व दिया गया है विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को लागू करने का, उसको देखेगी हमारी न्यायपालिका। यानी विधायिका और कार्यपालिका के काम पर नजर रखेगी न्यायपालिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है सूचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, या वर्णनात्मक शैली। समाचार लेखन की सबसे प्रभावी और प्रचलित लोकप्रिय शैली बताइए।
आज का 16वां सवाल है, फिर 4 सवाल और बचते हैं हमारे लिए। तो इसका सही जवाब है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, मेन पॉइंटों पर फोकस किया जाता है, मुख्य मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 17वें सवाल पर। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है, हमारे ऑप्शन है कठोर होकर भी सहृदय बनो। दूसरा ऑप्शन, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। अगला ऑप्शन, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अगला ऑप्शन है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें हमने बताना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 17वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। अगला सवाल देखते हैं, 18वां सवाल। निम्न में से तत्सम शब्द है, ऑप्शन है हमारे दाहिना, खेत, किसान, आज्ञा। तत्सम शब्द बताइए। उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते थे। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। तत्सम का अगर विच्छेद करते हैं तो ये बनता है तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान शब्द। तो उसके की जगह पे हम उसके को हटाएंगे, उसकी जगह पर आएगा संस्कृत। तो संस्कृत के समान शब्द, ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे आज भी वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे तत्सम शब्द। तो 18वें क्वेश्चन में जो तत्सम शब्द है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आज्ञा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अंतिम 2 सवाल बचते हैं हमारे। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन है हमारे अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अनत्याक्षरी या अंत्याक्षरी। शुद्ध शब्द बताइए। आज का 19वां सवाल है हमारा। पुरानी वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो 19वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। हमारे ऑप्शन है इति धन आदि। अगला ऑप्शन है इत धन आदि। अगला ऑप्शन है इति धन यादि। अगला ऑप्शन है इत धन यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। आज का अंतिम सवाल है हिंदी के एमसीक्यू का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इति धन आदि। इति धन आदि। इसी के साथ हिंदी के हमारे 20 एमसीक्यू समाप्त होते हैं। तो अब देखते हैं उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। 50 से अधिक फैक्ट हैं आपके लिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इनको नोट्स बनाएं। तो पहला पॉइंट है ई गवर्नेंस वर्ष बनाया हमने 2001 को। अगला पॉइंट, विज्ञान धाम उत्तराखंड का स्थित है झांझरा, देहरादून में। अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सैलाकुई, देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, आईटी पार्क देहरादून और पंतनगर में स्थित है। अगला पॉइंट, सभी जिलों में फ्री वाईफाई योजना 2015 से लागू है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, फ्री वाईफाई देने वाला प्रथम जिला है नैनीताल। कब से दे रहा है? 15 सितंबर 2016। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राज्य सूचना भवन या आईटी पार्क देहरादून में स्थित है। आईटी पार्क देहरादून में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 की है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आईटी पार्क है हर्मिटेज भवन नैनीताल में। अगला पॉइंट देखते हैं, एचपी की आईटी अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क
एक नैनीताल में स्थित है और दूसरा नैनीताल के पटवार डांगर में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कार्बन कंट्री इको सिटी रामनगर में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100 मीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 8 दिसंबर 2012 से। 8 दिसंबर 2012 से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देहरादून के आसपास का क्षेत्र इको सेंसिटिव घोषित हुआ है 1996 में। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्बेट के चारों दिशाओं में 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंट जोन घोषित किया गया है अप्रैल 2012 में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वाहनों पर इको टैक्स लगाना शुरू करा है मसूरी ने 2009 से। अब कुछ जानकारियाँ हमारी गंगा नदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे फैक्ट याद रखें आप लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है गंगा एक्शन प्लान 14 जून 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शुरू करा था। अगला पॉइंट देखते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 में बनाया गया। अगला पॉइंट स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 का मुनि की रेती से स्टार्ट किया गया और इस स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। गंगा स्वच्छता दिवस ये हम मनाते हैं 17 दिसंबर को। अब कुछ काम गंगा नदी के उद्धार के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने भी किए, वही देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नमामि गंगे अभियान, ये 7 जुलाई 2016 का है। इसके अंदर का राज्य की भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियाँ शामिल हैं और राज्य के 132 से ज़्यादा गांव इसमें शामिल हैं और इस योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनेंगे ऋषिकेश और देहरादून में। ऋषिकेश और देहरादून में। अब कुछ अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है राज्य की खेल नीति है 16 जनवरी 2006 की। अगला पॉइंट देखते हैं। देहरादून खेल अकादमी 2001 की है। अगला पॉइंट राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में खोली गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। राम बहादुर छेत्री जी को चाइना वॉल कहा जाता है। अगला पॉइंट त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी का पैतृक गांव है लाली गांव अल्मोड़ा में। वर्तमान में इनकी CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार का IPL जीता हुआ है, ये याद रखें सभी लोग। KKR रनर अप रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। रीना धर्मसत्तू दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करके पहुंची 2009 में। 40 दिन की यात्रा थी इनकी। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य का प्रथम सैफ खेल 10 से 16 जनवरी 2021 को औली, चमोली और देहरादून में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत 2013 में हुई है और राज्य के जो खेल पुरस्कार हैं उसमें उत्तराखंड के स्थान पर देवभूमि शब्द जोड़ा गया 2015 में। अगला पॉइंट देखते हैं। मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता पहले व्यक्ति हैं सोमनाथ शर्मा जी 1947 में, ये 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। अगला पॉइंट परमवीर चक्र से नवाजे गए मेजर शैतान सिंह जी 1962 में। अगला पॉइंट देखते हैं। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930, इसके नायक गढ़वाली जी को जो कारावास हुआ था वो हुआ 11 वर्ष 3 माह 18 दिन और गढ़वाली जी का जो केस लड़ा था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लड़ा था। अगला पॉइंट देखते हैं। पहला विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं दरबान सिंह नेगी जी 1914 में, ये प्रथम गढ़वाल राइफल के सैनिक हैं। अगला पॉइंट दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता है हमारे उत्तराखंड से गब्बर सिंह नेगी जी 1915 में, ये द्वितीय गढ़वाल राइफल के सैनिक रहे। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल राइफल के कैप्टन CN सिंह को 1971 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल राजा महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी रहे थे और इनको गर्व भंजक कहा जाता है और महिपति शाह को गर्व भंजन कहा जाता है। गर्व
भंजन। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का। देहरादून में जो सैन्य अकादमी है वो 1 अक्टूबर 1932 से स्टार्ट हुई है और इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है फिलिप चेटवुड वर्थ को। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो लगातार वीडियो देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और एक बात याद रखें, अब की बार कनिष्ठ सहायक पार। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।